हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नर्सिंग मैनेजमेंट के यूनिट 12 को कवर करेंगे, जिसका नाम है पर्सनल मैनेजमेंट। और हमारे सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं उसको इस सिंगल वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कोई भी इंसान इमोशनली कितना स्ट्रॉन्ग, कितना इंटेलिजेंट होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, अबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड मैनेज आवर ओन इमोशंस एंड ऑल्सो टू अंडरस्टैंड एंड इन्फ्लुएंस द इमोशंस ऑफ अदर्स। मतलब ये एक एबिलिटी होती है जहाँ हम अपने खुद के और दूसरे के इमोशंस को पहचानते, समझते और मैनेज करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। It helps individual handle interpersonal relationships wisely and emotionally or empathetically, especially in professions like nursing management and leadership. ये हेल्प करता है इंडिविजुअल को उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को हैंडल करने में वाइजली। एम्पैथेटिकली मतलब होता है जैसे संवेदनशीलता से। द कंसेप्ट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाई पीटर सैल्वर एंड जॉन मेयर इन 1990। इस कंसेप्ट को सबसे पहले पीटर सॉल्वेयर और जॉन मेयर ने दिया था 1990 में, और इसको पॉपुलर किया था डैनियल गोलमैन इन 1995 में। फिर आता है इसका डेफिनेशन। इमोशनल इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू परसीव, अंडरस्टैंड, मैनेज एंड यूज इमोशंस टू गाइड वंस थॉट एंड एक्शंस। मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस एक एबिलिटी होती है जहाँ हम अपने इमोशंस को परसीव करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, मैनेज करते हैं और यूज़ करते हैं उसको अपने थॉट और एक्शंस को गाइड करने में, ताकि उसको एक सही डायरेक्शन दिया जा सके। इसको दिया था सैल्वर और मेयर ने इन 1990 में। अब इससे कुछ टाइप्स भी हैं, जैसे फर्स्ट है इंट्रापर्सनल इमोशनल इंटेलिजेंस। इसके नाम से पता चलता है, इंट्रा मतलब खुद के, मतलब एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल ओन्स इमोशंस। मतलब ये एबिलिटी होती है जहाँ हम अपने खुद के इमोशंस को समझते हैं और कंट्रोल करते हैं। इट हेल्प्स इन सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ मैनेजमेंट एंड मोटिवेशन। ये हमें हेल्प करता है सेल्फ अवेयरनेस मतलब खुद को पहचानने में, सेल्फ रेगुलेशन मतलब अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में, सेल्फ मैनेजमेंट एंड मोटिवेशन खुद को मोटिवेट करने में और मैनेज करने में। फॉर एग्जाम्पल, अ नर्स फील्स नर्वस बिफोर गिविंग एन इंजेक्शन बट काम्स हर सेल्फ एंड परफॉर्म एफिशिएंटली। जब भी कोई नर्स पहले पर इंजेक्शन लगाने जाती है तो उसको नर्वसनेस होती है, लेकिन वो क्या करती है, वो खुद को पहले उस चीज़ के लिए अवेयर कराती है, खुद को रेगुलेट करती है, मैनेज करती है, मोटिवेट करती है, काम होती है, उसके बाद परफॉर्म करती है। उसके बाद सेकंड है इंटरपर्सनल इमोशनल इंटेलिजेंस। मतलब जो दो या दो से ज़्यादा लोग के बीच, जैसे एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशन ऑफ अदर्स। मतलब एक एबिलिटी होती है जहाँ हम दूसरे के इमोशंस को समझते हैं और उसको मैनेज करते हैं। ये हमें हेल्प करता है कम्युनिकेशन, एम्पैथी, टीम वर्क एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में। फॉर एग्जाम्पल, अंडरस्टैंड दैट पेशेंट इज़ एंग्जियस एंड ऑफरिंग कम्फर्ट बिफोर अ प्रोसीजर। जैसे कि पेशेंट को पता नहीं रहता है कि उनके ऊपर कौन सा प्रोसीजर होने वाला है, तो उनसे एंजाइटी बनी रहती है। तो नर्स का काम क्या रहता है, उसकी एंजाइटी रिड्यूस करना, उसे कंफर्टेबल फील कराना, उसके बाद प्रोसीजर परफॉर्म करना। फिर थर्ड है सोशल इमोशनल इंटेलिजेंस। मतलब फोकस ऑन बिल्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप्स एंड सोशल कनेक्शन। मतलब यहाँ पे ये है कि हम लोगों के साथ कितने अच्छे और हेल्दी रिलेशनशिप बना के रखते हैं। It helps in leadership, collaboration, and maintaining harmony in team. For example, a leader encourages teamwork and positive communication among colleagues. जो भी लीडर होता है अपने टीममेट्स के बीच, अपने कलीग्स के बीच टीम वर्क को इनकरेज करता है, एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन, एक IPR बिल्ड करता है। फिर फोर्थ है इमोशनल कॉम्पिटेंस या अप्लाइड इमोशनल इंटेलिजेंस, द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन रियल लाइफ सिचुएशन। मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस को हम रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे अप्लाई करते हैं। इन्वॉल्व यूजिंग इमोशनल अंडरस्टैंडिंग एंड मेक इफेक्टिव डिसीजंस एंड सॉल्व प्रॉब्लम। इसमें क्या आता है कि इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को हम एक इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंट्रोलिंग एंगर इन ए स्ट्रेसफुल सिचुएशन एंड रिस्पॉन्डिंग प्रोफेशनली। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि वर्कलोड काफ़ी बढ़ जाता है, तो हमें ऐसे एंगर आने लगता है, हमारा गुस्सा बढ़ जाता है, तो वहाँ पे हम खुद को शांत करके काम करके वहाँ पे प्रोफेशनली रिस्पॉन्स करना है। फिर इससे कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं, जैसे फर्स्ट है सेल्फ अवेयरनेस। मतलब नोइंग योर ओन ओन इमोशंस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। मतलब यहाँ पे हम खुद के इमोशंस को जानते हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है। सेल्फ रेगुलेशन, मैनेजिंग इमोशंस एंड इम्पल्सेस इफेक्टिवली। मतलब हम खुद के इमोशंस को मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। जैसे गुस्सा आता है तो वहाँ पे हम लोग चिल्लाने की बजाय खुद को शांत रखते हैं, काम रखते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल भी है, कंट्रोलिंग एंगर ड्यूरिंग पेशेंट केयर। जैसे कई सारे पेशेंट जो होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, अननेसेसरी क्वेश्चन पूछते हैं, तो वहाँ पे अपने मतलब एंगर को हम लोग मतलब शांत रखना है, कंट्रोल रखना है और अच्छे से पेशेंट केयर प्रोवाइड करना है। सेल्फ मोटिवेशन, स्टेइंग पॉजिटिव एंड फोकस्ड ऑन गोल।
जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सक्सेस नहीं मिलते, बहुत मेहनत के बाद भी हमें सक्सेस नहीं मिल पाती है, तो वहाँ पे हमें डिमोटिवेट नहीं होना है, हमें पॉजिटिव रहना है और फोकस करना है अपने गोल पे कि ठीक है अभी नहीं हुआ तो क्या हुआ, बाद में हो जाएगा। फिर है एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग अदर्स इमोशन फीलिंग एंड पर्सपेक्टिव्स, मतलब कि दूसरे के इमोशंस को समझना, उनके फीलिंग्स क्या, उनके पर्सपेक्टिव्स को समझना। फिर सोशल स्किल्स, मतलब कम्युनिकेटिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप इफेक्टिवली, मतलब लोगों के साथ अपना अच्छा रिलेशनशिप, एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करना। फिर है इमोशनल बैलेंस, मतलब कीपिंग इमोशंस स्टेबल अंडर प्रेशर, जैसे कितनी भी प्रेशर हो जाए वहाँ पे, जैसे कि स्ट्रेस हो, कोई भी कंडीशन हो, तो वहाँ पे इमोशनल बैलेंस रखना। फिर है पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब फोकस ऑन सोल्यूशन rather देन प्रॉब्लम्स, जैसे कि प्रॉब्लम्स अगर कोई आ रही है तो प्रॉब्लम पे फोकस ना करके उसके सोल्यूशन पे फोकस करना है कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। और इसको याद करने का कुछ ट्रिक भी है, जैसे 4S और PEE। 4S मतलब सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन, सोशल स्किल्स। P मतलब पॉजिटिव थिंकिंग, E मतलब एम्पैथी और इमोशनल बैलेंस। इससे कुछ कंपोनेंट भी हैं डैनियल और गॉलमैन मॉडल के अकॉर्डिंग, जैसे सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी, इमोशनल रिस्पॉन्स, सोशल स्किल। अभी मैंने ऊपर बताया था सेल्फ अवेयरनेस मतलब खुद की पहचानना, खुद की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। सेल्फ रेगुलेशन खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना, मैनेज करना। एम्पैथी दूसरे के इमोशंस को समझना, उनके पर्सपेक्टिव को जानना। मोटिवेशन खुद को मोटिवेट करते रहना, एक पॉजिटिव बन के रहना। इमोशनल रिस्पॉन्स, सोशल स्किल्स मतलब लोगों से अपना अच्छा एक रिलेशन बना के रखना, एक हेल्दी रिलेशनशिप और IPR मेंटेन करके चलना। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट में इमोशनल इंटेलिजेंस का इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट है सेल्फ डेवलपमेंट, हेल्प्स इन कंट्रोल इमोशंस एंड मेक बेटर डिसीजंस, मतलब ये हेल्प करते हैं हमें अपने इमोशंस को मैनेज करने में, कंट्रोल करने में और डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, डिक्रीज एंजाइटी, इम्प्रूव कॉपिंग स्किल्स। ये सेल्फ स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, हमारी एंजाइटी जो होती है, हमारी स्ट्रेस होता है उसको रिड्यूस करता है और इम्प्रूव करता है कॉपिंग स्किल्स को। टाइम मैनेजमेंट प्रमोट करता है फोकस, इमोशनल डिसिप्लिन। फिर टीम वर्क बिल्ड करता है कोऑपरेशन, एम्पैथी एंड ट्रस्ट। करियर ग्रोथ इन्हेंस करता है लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। फिर नर्सिंग प्रैक्टिस मतलब प्रमोट करता है कंपैशनेट केयर, पेशेंट सेटिस्फैक्शन और इमोशनल रेजिलियंस। रेजिलियंस हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। फिर अप्लीकेशन इन नर्सिंग एंड हेल्थ केयर, क्या इसमें हैंडलिंग स्ट्रेस, ये कहता है ये स्ट्रेस को हैंडल करने में हेल्प करता है। फिर आता है एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन, मतलब पेशेंट से एक धैर्य से, प्यार से, शांत रह के बात करना। टीम कोलैबोरेशन हेल्प करता है टीम में कोलैबोरेशन मेंटेन करने। ठीक। और टीम कोलैबोरेशन में जैसे कि हम लोग डॉक्टर और दूसरे स्टाफ के साथ एक बेहतर तालमेल बना के चलते हैं। वो पेशेंट सेंटर मतलब पेशेंट के एक फिजिकल बॉडी का केयर प्रोवाइड करने के साथ उसको एक इमोशनल सपोर्ट भी देना। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, जिसकी कोई भी मतलब झगड़े हो रहे हैं, गलतफहमियाँ हो रही हैं तो उसको शांति से सुलझाना। हैंडलिंग स्ट्रेस मतलब जैसे कि एक एग्जांपल इसको समझ लीजिए, जैसे लंबी ड्यूटी के बाद भी और स्ट्रेस के बाद भी खुद को संभालना और उसको संभालने में मदद करता है ये। फिर बेनिफिट क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस का? जैसे फर्स्ट है बेटर डिसीजन मेकिंग, इम्प्रूव रिलेशनशिप्स, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़, इन्हांस करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को, रिड्यूस करता है स्ट्रेस और एंजाइटी को, बेटर पेशेंट एंड टीम सेटिस्फैक्शन। फिर इम्प्रूव करता है अडेप्टेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस को, मतलब अडेप्टेबिलिटी मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को ढालने में। फिर वे टू डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे कैसे डेवलप कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स एंड फीलिंग्स, अपने थॉट और फीलिंग्स के प्रति अवेयर रहना कि क्या है कैसे है। कीप अ जनरल, लर्न एंड रिकॉर्ड इमोशन एंड रिएक्शन डेली, जैसे अपने एक डेली डायरी लिखते हैं ना, वैसे अपने डेली रूटीन क्या है उसको लिख के चलना, उसको रिकॉर्ड करके चलना। एक्सेप्ट फीडबैक, लर्न हाउ टू अदर्स परसीव योर बिहेवियर, मतलब अपने टीममेट से, अपने कलीग से, अपने फ्रेंड से एक फीडबैक लेना उसके लिए कि क्या मतलब सही है कि नहीं है। फिर एम्पैथी एक्टिवली, लिसन टू अदर्स विदाउट इंटरप्टिंग, मतलब अगर कोई दूसरा सामने वाला बोल रहा है तो उसको बिना इंटरप्ट किए उसको सुनना और अपने एक्सप्रेशन से शो करना कि हाँ आप उसमें इंटरेस्टेड हैं और सुन रहे हैं। फिर कंट्रोल रिएक्शन, रिस्पॉन्ड थाटफुली एंड इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग इम्पल्सिवली, जैसे कि सोच समझ के बोलना। ऐसा नहीं कि कोई कुछ बोल रहा है तो वहाँ पे रिएक्ट कर दिया, पहले गुस्सा कर दिया, नहीं, पहले उसको पूरी बात सुनना, समझना, फिर उसके बाद से उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना। फिर डेवलप ऑप्टिमिज्म,
फोकस ऑन सोल्यूशन नॉट प्रॉब्लम, जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसके प्रॉब्लम पे फोकस ना करके उसका सोल्यूशन देखना कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। प्रॉब्लम तो अब आ गई, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। फिर मैनेज स्ट्रेस, यूज़ ब्रीदिंग, योगा, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, मतलब एक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती है, योगा होता है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, इसको यूज़ करना ताकि स्ट्रेस को रिड्यूस किया जा सके। फिर एक ओवरऑल देखते हैं इमोशन इंटेलिजेंस क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग प्लस मैनेजिंग इमोशंस। अब हम पढ़ेंगे रेजिलियंस, अबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम डिफ़िकल्ट सिचुएशन, चैलेंजेस, स्ट्रेस और फेलियर एंड कंटिन्यू टू ग्रो स्ट्रॉन्गर, मतलब किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, चैलेंजेस, स्ट्रेस और फेलियर के बाद भी खुद को संभाल कर आगे बढ़ना। इसकी मीनिंग्स, मेंटेनिंग मेंटल स्ट्रेंथ एंड इमोशनल बैलेंस ड्यूरिंग टफ टाइम्स इंस्टेड ऑफ गिविंग अप, मतलब लाइफ में प्रॉब्लम्स और दिक्कतें तो आती रहती हैं लेकिन हार नहीं मानना, अपने मन को और अपने इमोशंस को बैलेंस रखना, कोई गलती या फिर नुकसान हो रहा है तो उससे सीखना और फिर से मजबूत बनकर आगे बढ़ना, ही रेजिलियंस कहलाता है। और आसान भाषा में कहूँ तो गिर कर उठना ही रेजिलियंस होता है। अ रेजिलियंट पर्सन लर्न्स, अडेप्ट एंड मूव फॉरवर्ड, मतलब जो रेजिलियंट इंसान होता है वो सीखता है, खुद को बदलता है और आगे बढ़ता है। अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अडेप्टिंग वेल इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, ट्रॉमा, ट्रेजेडी और सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ स्ट्रेस, मतलब किसी भी ट्रॉमा, एडवर्सिटी या ट्रेजेडी के समय खुद को उसके हिसाब से ढल जाना, संभल कर ही रेजिलियंस कहलाता है। और इसको दिया था अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने। या फिर इट इज़ अबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम सेटबैक्स एंड मेंटेनिंग मेंटल हेल्थ डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज़, मतलब ये हमारे मेंटल हेल्थ को बनाए रखने की कैपेबिलिटी है चाहे हालात कितने भी कठिन हो। इसको दिया था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने। और इसको सिंपल मीनिंग में समझें तो मेंटल टफनेस और द स्ट्रेंथ टू रिकवर एंड ग्रो आफ्टर फेसिंग प्रॉब्लम्स, मतलब जो भी हमारे मेंटल स्ट्रेंथ होती है जो हमें परेशानी के बाद दोबारा खड़े होने और आगे बढ़ने में मदद करती है। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, जैसे फर्स्ट है पॉजिटिव एटीट्यूड, जैसे कि कोई भी मुश्किल प्रॉब्लम हो तो उसमें इंसान अच्छा सोचता है, उम्मीद नहीं छोड़ता है। इमोशनल स्टेबिलिटी, जैसे कोई भी गुस्सा हो, डर हो, उसको कंट्रोल में रखता है, मतलब इमोशनल कंट्रोल रखता है, मैनेज करके चलता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसको खुद पे भरोसा रहता है कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं संभाल लूँगी। फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब हालात के अनुसार खुद को संभाल लेता है। परसिवरेंस, जैसे कि जल्दी वो गिव अप नहीं करता, वो बार बार कोशिश करता है, हार नहीं मानता। फिर है ऑप्टिमिज्म, होप फॉर बेटर आउटकम्स, मतलब कि फ्यूचर में अच्छा होने की हमेशा उम्मीद रखता है कि जो होगा अच्छा होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, जैसे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ रोने के बजाय वहाँ पे उसको सॉल्यूशन और कि खोजता है कि इसको सॉल्यूशन क्या हो सकता है। फिर सपोर्ट सीकिंग बिहेवियर, आस्क फॉर हेल्प व्हेन नीडेड, जब भी इसको ज़रूरत पड़ती है तो अपने दोस्तों, फैमिली मेम्बर्स या फिर कोई भी सहकर्मी होती है उसकी मदद लेता है। अब इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे फर्स्ट है फिजिकल रेजिलियंस, द बॉडी एबिलिटीज़ टू रिकवर फ्रॉम इलनेस, इंजरी और फिजिकल स्ट्रेस, ये हमें डिस्क्राइब करता है हमारी बॉडी की कैपेसिटी को किसी भी न्यू सिचुएशन में अडेप्ट करने के लिए। जैसे कोई हमारे शरीर की बीमारी हो गई, चोट हो गई, थकान हो गई, उसके बाद भी ठीक होने की क्षमता को ही रेजिलियंस कहते हैं। जैसे कि कभी कभार होता है ना कि लंबी ड्यूटी के बाद भी खुद को स्वस्थ रखना, जैसे ये नर्स के केसेस में होता है, अ नर्स रिकवरिंग क्विकली आफ्टर लॉन्ग वर्किंग आवर्स। फिर सेकेंड आता है इमोशनल रेजिलियंस, एबिलिटी टू मैनेज इमोशनल ड्यूरिंग स्ट्रेस और लॉस, मतलब कि ये एबिलिटी है जो हम अपने इमोशंस को मैनेज करते हैं किसी भी स्ट्रेस या लॉस में। पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने निगेटिव इमोशंस को अवॉइड करें, मतलब इसको एक पॉजिटिव वे में प्रोसेस करके हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेइंग काम व्हेन अ पेशेंट कंडीशन वर्सन, जब किसी पेशेंट की कंडीशन ख़राब होती है तो वहाँ पे उसके चलते हम भी नहीं परेशान हो जाएंगे, वहाँ खुद को काम रखेंगे और उसको अच्छा पेशेंट केयर प्रोवाइड करेंगे। फिर थर्ड है साइकोलॉजिकल रेजिलियंस, मतलब एबिलिटी टू थिंक पॉजिटिवली एंड मेकिंग डिसीजंस अंडर प्रेशर, जैसे कोई भी प्रेशर रहता है उसके अंडर रह के एक पॉजिटिवली मतलब डिसीज़न लेंगे, एक अच्छा डिसीज़न लेंगे। फॉर एग्जांपल हैंडलिंग एग्ज़ाम स्ट्रेस विदाउट पैनिक, जो हमारे साथ होता है, ये हम साल भर तो पढ़ते हैं नहीं, अचानक से हमें लगता है कि अरे यार अब तो एक हफ्ते बाद एग्ज़ाम है, तो हम क्या करते हैं, हम स्ट्रेस नहीं लेते, पैनिक नहीं होते हैं, हम उसको मतलब पढ़ने में फोकस करते हैं कि एक हफ्ते हैं हमारे पास, अब पढ़ के हमें एग्ज़ाम निकालना है। फिर फोर्थ आता है सोशल रेजिलियंस, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड सोशल सपोर्ट, जैसे ये एग्जांपल है टेकिंग हेल्प फ्रॉम फ्रेंड्स, कलीग्स एंड हार्ड टाइम, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था एग्ज़ाम का,
जैसे एक हफ्ते हैं हमारे पास, तो उसमें हम पता है कि हम अकेले पूरा नहीं पढ़ सकते, हमें मदद की भी ज़रूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, अपने फ्रेंड से हेल्प लेते हैं, अपने बैचमेट से हेल्प लेते हैं कि भाई तू भी तो कुछ पढ़ा दे और कुछ हम कर लेंगे जो मुझे समझ नहीं आती है। अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी, मतलब कि जो भी प्रॉब्लम है उसको एक्सेप्ट करता है कि हाँ अब जो है वो तो है, उसको मानता है, उसे भागता नहीं है। कि जैसे एग्ज़ाम है तो ये नहीं कि अरे अब उसको मत मानना नहीं, अब एक हफ्ते है तो है। फिर पॉजिटिव थिंकिंग, जैसे कि कोई कैसी भी स्थिति रहती है उसको पॉजिटिव रहता है वो। इमोशनल कंट्रोल, जैसे कि कोई भी गुस्सा, डर आता है, तनाव आता है तो उसको कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है। जैसे एक हफ्ते हैं तब इमोशनल, मतलब कि जैसे डर लगेगा फिर तो हो नहीं पाएगा, तो खुद को काम रखता है और पढ़ने पर ध्यान देता है। फिर एडेप्टेबिलिटी, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को ढालता है। जैसे एग्ज़ाम टाइम है तो उसमें फ़ोन तो चलाना नहीं है, अब सिचुएशन क्या है, पढ़ने वाली, तो उसमें खुद को पढ़ने पे फोकस करेगा। फिर आता है वो सेल्फ केयर, मतलब सिर्फ पढ़ाई पे तो फोकस करना नहीं है, साथ साथ अपने शरीर को, अपने मन को भी ध्यान देना है, अच्छी नींद लेनी है, आराम लेना है, खाना लेना है। फिर आता है सपोर्ट कनेक्शन, जैसे कि अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर से, अपनी टीममेट से हेल्प लेनी है जब ज़रूरत पड़े। फिर आता है पर्पस एंड गोल ओरिएंटेड, जैसे कि उसके लाइफ में कोई उद्देश्य हो, कोई पर्पस हो और उसी पे ध्यान दे। फिर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेजिलियंस, फर्स्ट है पर्सनल फैक्टर, जैसे पर्सनालिटी, सेल्फ स्टीम, ऑप्टिमिज्म। जैसे कुछ लोग का व्यक्तित्व भी यही रहता है और कुछ लोगों को लगता है सेल्फ स्टीम, जैसे कि उनके आत्मसम्मान, जैसे वो कुछ हेल्प ले लेंगे किसी से तो उनका आत्मसम्मान घट जाएगा। और ऑप्टिमिज्म, जैसे कुछ आशावादी सोच के लोग भी होते हैं। फिर आता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, हेल्थ, स्लीप, न्यूट्रिशन, हार्मोन, अगर ये प्रॉपर नहीं रहेंगे तो ये भी अफेक्ट करते हैं। फैमिली फैक्टर्स, पेरेंटल सपोर्ट, लव एंड केयर, जैसे कि फैमिली सपोर्ट नहीं मिलेगी, लव नहीं मिलेगा, केयर नहीं मिलेगा तो भी रेजिलियंस को अफेक्ट करता है। फिर आता है सोशल फैक्टर्स, जैसे कि कोई भी फ्रेंड्स, मेंटर, पॉजिटिव सोशल इन्वायरमेंट, जैसे कि अगर हमारा सामाजिक माहौल, हमारे दोस्त, जो हमारे फ्रेंड सर्कल्स होते हैं, हमारे मार्गदर्शक होते हैं, वो सही नहीं रहेगा तो वो भी अफेक्ट करेगा रेजिलियंस को। फिर आता है कल्चरल फैक्टर्स, जैसे जो बिलीव्स, वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशंस दैट प्रमोट स्ट्रेंथ। फिर आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर, सेफ एंड स्टेबल सराउंडिंग, अगर साफ, सुरक्षित और स्थिर इन्वायरमेंट नहीं रहेगा तो वो भी अफेक्ट करेगा रेजिलियंस को। फिर हम देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ रेजिलियंस क्या है पर्सनल लाइफ में। हेल्प डील विथ फेलियर, ब्रेकअप्स और लॉस विदाउट लूजिंग होप, मतलब ये आजकल के लोगों में ये ब्रेकअप वाली सिचुएशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। तो उस टाइम में उसको मतलब डील करने में काफ़ी हेल्प मिलता है कि ठीक है, एक गई तो क्या हुआ, दूसरी आ जाएगी। फिर आता है प्रोफेशनल लाइफ, मतलब मेंटेन्स मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी अंडर वर्क प्रेशर, जैसे कि अगर काम का दबाव बढ़ रहा है तो उसमें भी खुद को मोटिवेट करना और प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करके चलना। फिर आता है हेल्थ केयर नर्सिंग, मतलब प्रिवेंट्स बर्नआउट, इम्प्रूव पेशेंट केयर एंड इनहेंस जॉब सेटिस्फैक्शन, मतलब बर्नआउट को प्रिवेंट करता है, पेशेंट केयर को इम्प्रूव करता है और जॉब सेटिस्फैक्शन को इन्हेंस करता है। फिर आता है मेंटल हेल्थ, रिड्यूस करता है एंजाइटी को, डिप्रेशन को एंड प्रमोट वेलबींग। फिर आता है लीडरशिप, हेल्प लीडर्स स्टे काम, डिसीजन एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड इन क्राइसिस। स्टेप्स टू बिल्ड रेजिलियंस, रेजिलियंस बिल्ड करने के स्टेप्स क्या हैं। फर्स्ट, डेवलप सेल्फ अवेयरनेस, मतलब खुद को पहचाना कि मतलब हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। और मेंटेन ऑप्टिमिज्म, जैसे कि एक उम्मीद ना छोड़ना, एक अच्छा सोचें कि फ्यूचर में जो होगा अच्छा होगा। स्ट्रेंथन रिलेशनशिप, मतलब अपने दोस्तों, फैमिली मेम्बर सबसे अपना रिलेशन अच्छा, एक हेल्दी रिलेशन बना के चलना। लर्न स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, जैसे कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योग, ध्यान, ये सब चीज़ें करना ताकि स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस हो जाए। सेट रियलिस्टिक गोल्स, जैसे छोटे मोटे पूरे हो सकने वाले गोल्स रखना, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। फिर टेक केयर ऑफ़ हेल्थ, अपने हेल्थ का भी ध्यान देना है, मतलब प्रॉपर नींद लेना, खाना खाना, योग करना। फिर एक्सेप्ट द चेंज, जैसे बदलाव ही जीवन का हिस्सा है, ठीक। एक्सेप्ट को, अपने चेंज को हमेशा एक्सेप्ट करना कि जो है वो है। फिर सीख प्रोफेशनल हेल्प, मतलब जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ काउंसलिंग की, डॉक्टर की, उसकी मदद लेना। फिर आता है बेनिफिट्स ऑफ रेजिलियंस, रेजिलियंस के बेनिफिट क्या है। वो रिड्यूस करता है स्ट्रेस और एंजाइटी को, इम्प्रूव करता है कॉन्फिडेंस को, इम्प्रूव करता है इमोशनल स्ट्रेंथ को, इन्हांस करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को, बिल्ड करता है लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ को, प्रमोट करता है पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ को। हम पढ़ेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट। उससे पहले देखते हैं स्ट्रेस क्या आता है।
Stress is the body physical and emotional reaction to any demand or pressure that disturb its normal balance. स्ट्रेस हमारे बॉडी का फिजिकल और इमोशनल रिएक्शन होता है जो किसी भी डिमांड या फिर प्रेशर के टाइम आता है और हमारे नॉर्मल बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। इसको दिया था हैंस सैली इन 1936 में। स्ट्रेस कैन बी पॉजिटिव जिसको हम लोग यू स्ट्रेस बोलते हैं विच मोटिवेट अस, मतलब वो स्ट्रेस जो हमें मोटिवेट करता है कुछ अच्छा करने के लिए। और नेगेटिव जिसको हम लोग डिस्ट्रेस बोलते हैं विच हार्म्स हेल्थ एंड परफॉर्मेंस, जो हमारे हेल्थ को और परफॉर्मेंस को हार्म करते हैं। अब देखते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेस क्या होता है। जैसे जिसमें फर्स्ट है अक्यूट स्ट्रेस, मतलब जो थोड़े समय के लिए होता है। फॉर एग्जांपल एग्जाम एंजाइटी, जैसे एग्जाम के टाइम जो हमें एंजाइटी होती है उसको वो अक्यूट में आती है। फिर आता है क्रोनिक स्ट्रेस जो वर्क प्रेशर फैमिली कॉम्प्लेक्स के चलते आता है और ये लंबे समय तक बना रहता है। फिर आता है एपिसोडिक स्ट्रेस, मतलब जो बार बार और थोड़े समय के लिए होता है। फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंट शॉर्ट ड्यूरेशन स्ट्रेस, जैसे छोटी छोटी बातों पर तनाव लेना। फिर आता है यू स्ट्रेस जिसको हम लोग पॉजिटिव स्ट्रेस भी बोलते हैं, जो कि किसी भी कंपटीशन से पहले हमें जो आता है वो स्ट्रेस आता है उसको कहते हैं। फिर डिस्ट्रेस, मतलब इसको हम लोग नेगेटिव स्ट्रेस भी बोलते हैं, जैसे जो एंजाइटी कॉज करता है, पुअर परफॉर्मेंस आता है और फैटिगनेस कॉज करता है। अब देखते हैं सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस क्या होते हैं, जिसमें फर्स्ट है इंटरनल स्ट्रेस जो इंसान के अंदर से आता है। फॉर एग्जांपल कैंसर हो गया, फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, चिंता, डर, ये सब। फिर आता है एक्सटर्नल स्ट्रेस जो कि बाहर की सिचुएशन से आता है। फॉर एग्जांपल मूविंग टू अनदर सिटी, डेथ ऑफ रिलेटिव एक्सेट्रा। फिर नेक्स्ट आता है डेवलपमेंटल स्टेज अकर्स एट प्रेडिक्टेबल टाइम्स थ्रू आउट एन इंडिविजुअल लाइफ, मतलब ये जीवन के अलग अलग पड़ाव पे आने वाला तनाव है। फॉर एग्जांपल चाइल्ड बिगिनिंग ऑफ स्कूलिंग, जैसे जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है उस टाइम पे। फिर फोर्थ है सिचुएशनल स्ट्रेस, ये जो होता है ये अनप्रेडिक्टेबल होता है और ये किसी भी टाइम आ सकता है लाइफ के किसी भी टाइम पे और अचानक से होता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल द डेथ ऑफ फैमिली मेम्बर, मैरिज और डिवोर्स। अब साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं स्ट्रेस के। फर्स्ट है फिजिकल जिसमें हेडेक, फैटिक, रैपिड हार्ट रेट, इंसोम्निया, इंसोम्निया मत नींद नहीं आना। फिर आता है इमोशनल, उसमें आएगा इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर। फिर आता है बिहेवियरल जिसमें पुअर कंसंट्रेशन, विड्रॉल, ओवर ईटिंग, स्मोकिंग, पुअर टाइम मैनेजमेंट। बहुत लोग जो होते हैं स्ट्रेस के टाइम बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग भी करना शुरू करते हैं, मतलब वो खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं उस टाइम पे। फिर टेक्निक ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक क्या है, तो उसमें फर्स्ट है जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट इन्वॉल्विंग अंडरस्टैंडिंग द सोर्स ऑफ स्ट्रेस एंड यूजिंग टेक्निक्स टू कंट्रोल इट्स इफेक्ट, मतलब जो इस वजह से भी स्ट्रेस हो रहा है सोर्स को पहले समझना कि किस वजह से हो रहा है और फिर टेक्निक यूज़ करना उसे कंट्रोल करने के लिए। जिसमें फर्स्ट है प्रैक्टिस ऑफ रिलैक्सेशन टेक्निक, जिसमें आएगा डीप ब्रीदिंग, योगा, मेडिटेशन, लिसनिंग म्यूजिक, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। ये सब हमें हेल्प करता है स्ट्रेस को रिड्यूस करने में। सेकेंड है डेवलप हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसमें रेगुलर एक्सरसाइजेस, एडुकेट स्लीप, बैलेंस डाइट, अवॉइड करना एल्कोहल, कैफीन, स्मोकिंग को। फिर थर्ड आता है बिल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब स्टे calm, प्रैक्टिस एम्पैथी एंड कंट्रोल इमोशंस, मतलब हमेशा शांत रहना और एम्पैथी मतलब दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को, उनके पर्सपेक्टिव को समझना और अभी इमोशंस को कंट्रोल रखना, मतलब सेल्फ रेगुलेट करना। फिर आता है टाइम मैनेजमेंट, प्लान और प्रायोरिटाइज करना टास्क को, जो टास्क और काम पहले है इंपॉर्टेंट है उसको पहले करना। सोशल सपोर्ट, मतलब फैमिली, फ्रेंड्स और काउंसलर, अगर ज़रूरत पड़ रही है तो उन लोग की मदद लेना। पॉजिटिव थिंकिंग और नो योर लिमिट, और अपनी लिमिट जानना। अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन, जैसे खुद से दवाई लेने को अवॉइड करना। क्लैरिफाई योर वैल्यू, अपने वैल्यू को क्लैरिफाई करना। अब हम देखेंगे टाइम मैनेजमेंट। टाइम इज इक्वली इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। टाइम मैनेजमेंट इज मेकिंग ऑप्टिमल यूज ऑफ अवेलेबल टाइम। The effective use of time management tools become more important to enable managers to meet personal and professional goals and reduce stress. मतलब टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है अपने टाइम को एक बेस्ट वे में यूज़ करना ताकि इंपॉर्टेंट काम को हम लोग टाइम पे कर सकें, अपने गोल्स को अचीव कर सकें और स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकें। क्योंकि टाइम एक बहुत वैल्यूएबल चीज़ है और गुड टाइम मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है अपने काम को सही टाइम पे फिनिश करने में। ये हमें हेल्प करता है अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस रखने में, हमारे स्ट्रेस को और टेंशन को रिड्यूस करने में। अब इसके कुछ स्टेप्स भी हैं, जैसे फर्स्ट है सेट गोल्स, इसको हम लोग स्मार्ट से याद रख सकते हैं। जिसमें फर्स्ट आएगा स्पेसिफिक, मतलब हमारे जो गोल्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। मेजरेबल, इसको हम लोग मतलब मेज़र कर सकें।
अचीवेबल, ये पॉसिबल होना चाहिए, रेलिवेंट, ये यूज़फुल होना चाहिए, टाइम बाउंड, मतलब इसकी एक डेडलाइन होनी चाहिए। फिर सेकेंड है टू डू लिस्ट, मतलब एक राइट डाउन डेली टास्क एंड प्रायोरिटाइज दैम, मतलब कि हमें जो डेली टास्क है उसको लिखना, उसको अरेंज करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट से लेस इम्पॉर्टेंट टास्क में, फिर जो इम्पोर्टेंट टास्क है उसको पहले करना। फिर थर्ड है प्रायोरिटाइज टास्क, यूज़ आइजनहावर्स मैट्रिक्स, मतलब अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, जो भी अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट काम है उसको पहले करना, डू इमीडिएटली। मतलब जैसे कि कल हमारा एग्ज़ाम है और आज बर्थडे पार्टी है, तो हम पहले क्या करें, बर्थडे पार्टी में जाएंगे ना, नहीं, पढ़ेंगे, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे। फिर सेकेंड है इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, उसको हम लोग शेड्यूल करते हैं और प्लान करते हैं, जैसे कि फ्यूचर, मतलब एग्ज़ाम प्लानिंग हो गई, कोई करियर प्लानिंग हो गई, इसको। फिर थर्ड है अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट, उसको हम डेलीगेट करेंगे, जैसे कोई फ़ोन कॉल है कोई और रिसीव कर सकता है, कोई पेपर डेली रूटीन पेपर वर्क है वो अगर डेलीगेट करने लायक है तो उसको हम दूसरों को बांट देंगे। फिर नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट, उसको हम एलिमिनेट करेंगे, अवॉइड करेंगे, जैसे कि टीवी देखना, फ़ोन चलाना, ये सब। फिर फोर्थ है अवॉइड प्रोस्टकास्टिनेशन, डू नॉट डिले टास्क, ब्रेक लार्ज टास्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स, जैसे कि जो भी काम है उसमें डिले नहीं करना, जो भी बड़े बड़े टास्क हैं उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना और उसको जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना। फिर फिफ्थ है यूज़ टाइम वाइजली, मतलब सेट डेडलाइंस, यूज़ प्लानर्स एंड मेंटेन फोकस, मतलब एक डेडलाइन सेट करना, एक प्लानर और टाइम टेबल यूज़ करना और फोकस रहना और डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना। फिर आता है टेक ब्रेक्स, शॉर्ट रेस्ट इम्प्रूव एनर्जी एंड प्रोडक्टिविटी, मतलब काम के बीच एक शॉर्ट ब्रेक भी लेना जो अपने हमारे माइंड को रिफ्रेश करता है, हमारी एनर्जी और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि हम कंटिन्यूसली काम करेंगे तो उससे हमारे मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हम टायर्ड भी हो जाते हैं। फिर आता है लर्न्स टू से नो, अवॉइड ओवर कमिटमेंट योर सेल्फ, मतलब कि जैसे कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टाइम पे नहीं लेनी है, अगर वर्कलोड बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है तो वहाँ पे मना कर देना है और सिर्फ इम्पॉर्टेंट टास्क पे फोकस करना है। अब देखेंगे इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। जैसे फर्स्ट है प्लानिंग, जैसे कि प्रॉपर प्लानिंग करेंगे डेली वर्क का, फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है, कब करना है। फिर सेकेंड है प्रायोरिटाइजेशन, मतलब डूइंग इम्पॉर्टेंट टास्क फर्स्ट, मतलब कि एक इम्पॉर्टेंट टास्क को पहले करेंगे और जो लेस इम्पॉर्टेंट टास्क है उसको बाद में करेंगे। फिर थर्ड है डेलीगेशन, शेयरिंग टास्क व्हेन पॉसिबल, मतलब अपने काम को शेयर करेंगे दूसरों से अगर पॉसिबल हुआ तो, ये हमारे क्या रहता है, हमारे वर्कलोड को रिड्यूस करता है और हमारे टाइम को बचाता है। फिर डिसिप्लिन, मतलब फॉलोइंग टाइम टेबल स्ट्रिक्टली, अपने जो भी टाइम टेबल बनाया है उसको फॉलो करेंगे, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करेंगे और पंक्चुअल रहेंगे। फिर है बैलेंस, मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब कि जो भी हमारा वर्क है और पर्सनल लाइफ है उसमें बैलेंस करके चलेंगे, ये हमें हेल्दी और हैप्पी रखता है। फिर है इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट, फर्स्ट है पर्सनल लाइफ, मतलब हमारी लाइफ में ये पीस लेके आता है, हैप्पीनेस लेके आता है, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। फिर सेकेंड है प्रोफेशनल लाइफ, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, मतलब हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है और हमारे जॉब सेटिस्फैक्शन को भी इम्प्रूव करता है। फिर है नर्सिंग प्रैक्टिस, प्रिवेंट बर्नआउट, इन्हेंस पेशेंट केयर, मतलब बर्नआउट को प्रिवेंट करता है, पेशेंट केयर को इम्प्रूव करता है। फिर मेंटल हेल्थ, ये एंजाइटी को रिड्यूस करता है और डिप्रेशन को भी रिड्यूस करता है और हमारे माइंड को काम रखता है। फिर लास्ट है फिजिकल हेल्थ, मतलब हमारे ब्लड, जैसे कि लोअर रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन, इंसोम्निया एंड फैटिक, जैसे कि हमारे ब्लड प्रेशर के रिस्क को रिड्यूस करता है, प्रिवेंट करता है इंसोम्निया एंड फैटिकनेस को। अब हम देखेंगे करियर प्लानिंग, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये हमें हेल्प करता है एक सही करियर पाथ को चूज़ करने में। It is a process of choosing a career path, setting a goals and creating a plan to achieve them in systematic way. ये हमें हेल्प करता है अपने करियर को चूज़ करने में, एक गोल्स सेट करने में और एक स्टेप बाय स्टेप प्लान सेट करने में, ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें।
It helps individuals understand their interest, strength and opportunities to make the right professional decisions. ये इंसान को हेल्प करता है उसके इंटरेस्ट को समझने में कि क्या उन्हें पसंद है, उनके स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानने में और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अवेलेबल हैं उसको देखने में और एक राइट करियर डिसीजंस को मेक करने में। फिर For nursing and healthcare students, career planning ensure growth and job satisfaction and lifelong learning. मतलब नर्सिंग और हेल्थ केयर स्टूडेंट्स के लिए ये हेल्प करता है करियर ग्रोथ में, जॉब इंक्रीज करता है, जॉब सेटिस्फैक्शन इंकरेज करता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग में और हेल्प करता है स्पेशलाइजेशन और हायर स्टडीज़ के लिए। अब इसकी डेफिनेशन, करियर प्लानिंग इज प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल सेलेक्ट करियर गोल्स एंड द पाथ टू अचीव देम। ये एक प्रोसेस है जहाँ पे इंसान अपने करियर गोल्स को डिसाइड करता है और पाथ को, ताकि उसको अचीव कर सके। इसको दिया था एडवर्ड स्किन ने। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। फर्स्ट, टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल इन स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड इंटरेस्ट। मतलब किसी भी इंसान की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ उसके इंटरेस्ट किस में है। टू सेट रियलिस्टिक एंड अचीवेबल करियर गोल्स। एक रियलिस्टिक और अचीवेबल करियर गोल्स को सेट करना। टू क्रिएट क्लियर पाथ फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक क्लियर पाथ क्रिएट करना ताकि ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए। फिर टू इंश्योर जॉब सेटिस्फैक्शन एंड स्टेबिलिटी। इंश्योर करना जॉब सेटिस्फैक्शन और स्टेबिलिटी रहे, मतलब कि उसके काम में एक स्थिरता रहे। फिर टू प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड स्पेशलाइजेशन। एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करना उसके ट्रेनिंग, एजुकेशन और स्पेशलाइजेशन के लिए। टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। मतलब एक प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस को मेंटेन करके चलना। अब इसके स्टेप्स क्या हैं करियर प्लानिंग में। फर्स्ट है सेल्फ असेसमेंट, एनालाइज स्किल्स, इंटरेस्ट एंड वैल्यू एक्सेट्रा। मतलब कि अपने खुद के स्किल्स को पहचानना, अपने इंटरेस्ट को जानना और अपने वैल्यूज़ और एबिलिटीज़ को पहचानना। फिर सेकेंड, एक्सप्लोर करियर ऑप्शंस। मतलब कई कई जैसे कि स्टडी अवेलेबल करियर पाथ्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। मतलब डिफरेंट टाइप के करियर पाथ को स्टडी करना, जो भी अवेलेबल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको खोजना और देखना कि एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए क्या ज़रूरी है। फिर सेट करियर गोल्स, डिफाइन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। डिसाइड करना शॉर्ट टर्म जैसे 1 से 3 साल के बीच जो चीज़ें हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे 5 से 10 साल या फिर उससे ज़्यादा टाइम के गोल्स हैं उनको। फिर सेट करियर स्ट्रैटेजीज़, जैसे कि एक स्टेप बाय स्टेप प्लान डिसाइड करना और डिसाइड करना कि क्या एक्शंस ज़रूरी हैं उसको अचीव करने के लिए। फिर इम्प्लीमेंट द प्लान, टेक एक्शन टुवर्ड योर गोल्स। मतलब कि एक अपने गोल्स की तरफ एक एक्शन लेना अपने प्लान के अकॉर्डिंग, जैसे कि कोर्सेज ज्वाइन करना, ट्रेनिंग, जॉब रिलेटेड टू योर गोल्स ऐसे। फिर रिव्यू एंड इवैल्यूएट, मॉनिटर प्रोग्रेस एंड मेक नेसेसरी चेंजेस। जैसे कि अपने प्रोग्रेस को रेगुलरली चेक करना और देखना कि क्या चेंजेस ज़रूरी हैं, अगर रिक्वायर्ड है तो उसको लाना। फिर टाइप्स ऑफ करियर प्लानिंग, फर्स्ट है शॉर्ट टर्म, फोकस ऑन इमीडिएट गोल। ये फोकस करता है जो इमीडिएट गोल्स होते हैं, यूजुअली फॉर 1 से 3 साल तक। फिर लॉन्ग टर्म इन्वॉल्व फ्यूचर ओरिएंटेड गोल्स, जो कि फोकस करते हैं फ्यूचर करियर गोल्स पे, जो कि यूजुअली 5 से 10 साल तक होता है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल, डन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हेल्प करता है एम्प्लॉय को ग्रो होने में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। फिर आता है इंडिविजुअल, मतलब डन बाय इंडिविजुअल फॉर पर्सनल ग्रोथ। इसको एक इंडिविजुअल खुद करता है और अपने पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करता है और डेवलपमेंट पे। फिर आता है प्रिंसिपल्स, जिसमें आता है सेल्फ नॉलेज, मतलब इंसान अपने खुद के इंटरेस्ट को, स्ट्रेंथ को, वीकनेस और इंटरेस्ट को देखता है, जानता है। फिर अपॉर्चुनिटी अवेयरनेस, मतलब जो भी करियर ऑप्शंस होते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, उससे अवेयर रहता है। फिर सेटिंग गोल्स, सेट स्मार्ट गोल्स। अभी स्मार्ट गोल्स का फुल फॉर्म पढ़ा था हमने, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट, टाइम बाउंड। इसके अकॉर्डिंग एक गोल सेट करना। फिर डिसीजन मेकिंग, मतलब एक बेस्ट करियर ऑप्शन को चूज़ करना, बहुत अच्छे से सोचने के बाद, एक केयरफुली सोचने के बाद एक अच्छा डिसीजन चूज़ करना करियर पाथ के लिए। फिर फ्लेक्सिबिलिटी, बी रेडी टू चेंज प्लान इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत पड़ने पे प्लान चेंज करना है तो उसके लिए रेडी रहना। फिर कॉन्टीन्यूस लर्निंग, कीप लर्निंग न्यू स्किल्स, अपने
थ्रू आउट द लाइफ, मतलब अपने पूरे जीवन काल में अच्छे अच्छे न्यू स्किल्स सीखना। फिर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग करियर प्लानिंग, फर्स्ट है पर्सनल फैक्टर, इंटरेस्ट, वैल्यू, एबिलिटीज़, पर्सनालिटी। फिर फैमिली फैक्टर्स, फैमिली एक्सपेक्टेशन, फाइनेंशियल सपोर्ट, मतलब फैमिली की एक्सपेक्टेशन कभी कभी कुछ और रहती है, हमें कुछ और करना रहता है, हम फाइनेंशियली वीक रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने करियर प्लानिंग को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। फिर आता है एजुकेशनल फैक्टर, लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन एंड स्किल, जो हमें करियर चूज़ करना है उसकी हमारे पास क्वालिफिकेशन नहीं रहती है, स्किल्स नहीं रहती हैं। सोशल फैक्टर्स, पीयर प्रेशर, सोशल ट्रेंड्स, जैसे कि पीयर प्रेशर, जैसे लोगों का दबाव रहता है कि नहीं ये करना है वो करना है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, प्रमोशंस, जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, प्रमोशन आता है, तो इंसान अच्छे से करियर प्लानिंग नहीं कर पाता है। फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे मार्केट डिमांड एंड सैलरी, कल्चरल एंड जोग्राफिकल फैक्टर्स, जैसे बिलीव, वर्क इन्वायरमेंट एंड लोकेशन। फिर इम्पॉर्टेंट ऑफ करियर प्लानिंग की इम्पॉर्टेंट क्या है? इट हेल्प्स इन अचीव लाइफ गोल्स, improve decision making, reduce confusion and stress, promote professional growth and motivate. With next, benefit of career planning, clarifies goals and direction, increase motivation and job satisfaction, build confidence and self-esteem, helps in time and resource management, encourage lifestyle learning and adaptability, decrease professional stress and burnout. अब वे टू इम्प्रूव करियर प्लानिंग, हम करियर प्लानिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? फर्स्ट, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, आइडेंटिफाई करना अपने स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट और वीकनेस को। फिर सेकंड, करियर काउंसलिंग, सीक एक्सपर्ट गाइडेंस, मतलब कि ज़रूरत पड़ने पे हम लोग काउंसलिंग कराएंगे, जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम लोग गाइडेंस लेंगे। फिर वर्कशॉप्स एंड सेमिनार, लर्न अबाउट न्यू अपॉर्चुनिटीज़, कोई भी अगर नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो उसके बारे में जानना पढ़ना। फिर नेटवर्किंग, कनेक्ट विथ प्रोफेशनल इन योर फील्ड। फिर स्किल एनहांसमेंट, अटेंड ऑनलाइन कोर्स एंड सर्टिफिकेट, रेगुलर इवैल्यूएशन, रिव्यू गोल एंड एडजस्ट प्लान्स।